हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो कंप्यूटर की सीरीज में हमारे चैनल पे अब चल रही थी एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम लोग 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के एमसीक्यू डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट वीडियो मैंने एक दिन पहले प्रैक्टिस सेट 4 अपलोड किया था और आज मैं अपलोड करने जा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट 5। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिस सेट 5 कंप्यूटर फंडामेंटल्स का। क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्लाइंट कंप्यूटर ज़्यादातर समय किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? तो मतलब क्लाइंट सर्वर जो कंप्यूटर सिस्टम मैंने पढ़ाया था कि क्लाइंट सर्वर सिस्टम क्या होता है, उसमें यह पूछा जा रहा है कि क्लाइंट जो कंप्यूटर होते हैं वो बेसिकली किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। तो कंप्यूटर के प्रकार मैंने आपको पढ़ाया था, किस किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं: मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, सुपर कंप्यूटर, वर्क स्टेशन। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, माइक्रो कंप्यूटर। तो क्लाइंट सर्वर सिस्टम में बेसिकली जो क्लाइंट जो कंप्यूटर होता है वह माइक्रो कंप्यूटर होता है। अब चलिए इसे इमेज के जरिए हम लोग समझते हैं। ये जैसे क्लाइंट सर्वर सिस्टम का एक मॉडल है, यह सर्वर है और इससे लगे हुए ये नोड्स हैं। तो क्लाइंट सर्वर में क्या है कि ये जो है सर्वर है और बाकी ये इसके क्लाइंट्स हैं, इससे जुड़े हुए हैं, सारे इस मशीन पे डिपेंडेंट है। जैसे सपोज करिए यह गूगल का सर्वर है, तो इससे जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे वो इसके क्लाइंट होंगे, और यह जो होता है एक माइक्रो कंप्यूटर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। एक कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है यदि उसके पास नहीं है। यहाँ पूछा जा रहा है कंप्यूटर का एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होता है बूट, जिसे हम लोग बोलते हैं बूट। तब वो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उस कंप्यूटर में क्या नहीं है इन ऑप्शंस में से। कंपाइलर अगर नहीं है तो कंप्यूटर बूट नहीं करेगा, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर असेंबलर। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यह शब्द जो है बूट, इसके बारे में हम लोग जानते हैं यह क्या होता है। बूट का फुल फॉर्म होता है बूट स्ट्रैप, लेकिन इसे शॉर्ट में बूट बोला जाता है। आम बोलचाल में लोग बूट स्ट्रैप नहीं बोलते हैं, बल्कि ये बोलते हैं कि हमारा कंप्यूटर बूट नहीं कर रहा है या फिर इसमें बूट इशू है। तो कंप्यूटर सिस्टम को प्रारंभ करने की प्रक्रिया को यह संदर्भित करता है, बूट जो प्रोसेस है। इसमें हार्डवेयर कंपोनेंट्स को स्टार्ट करना, मतलब इनिशिएट करना, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना कंप्यूटर में, उसके प्राइमरी मेमोरी में, और कंप्यूटर को उपयोग के लिए तैयार करना शामिल होता है बूट प्रोसेस में। तो आप लोगों ने समझ लिया बूट क्या होता है, और यह अगर हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो हमारा कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। डैश कच्चे तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है जहां की डैश डेटा को सार्थक बनाया गया है। तो इन ऑप्शंस में से हमें सेलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन। तो चलिए ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कच्चे तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है? जी नहीं। तो हमने कंप्यूटर फंडामेंटल्स के लेक्चर 1 में पढ़ा था, डेटा जो होता है वह कच्चे तत्वों का, मतलब उस पर कोई भी काम नहीं किया गया है, वह मीनिंगलेस है, और वही कच्चे तत्वों का आंकड़ा होता है। तो डेटा यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन इस फिल इन द ब्लैंक्स में होगा डेटा। डेटा कच्चे तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है जहाँ की जब डेटा को हम लोग प्रोसेस कर देते हैं और उसे मीनिंगफुल बना देते हैं, मतलब सार्थक बना देते हैं, और उसे किसी उपयोग में लाया जा सकता है, समझने योग्य किसी के संदर्भ में, तब वो इंफॉर्मेशन बदल जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर होगा। देखिए डेटा जो है कच्चे तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है जहां की इंफॉर्मेशन डेटा को सार्थक बनाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। रीड ओनली मेमोरी, जिसे रोम बोला जाता है, कि कौन सी विशेषता इसे उपयोगी बनाती है। मतलब कि यहाँ रोम की विशेषताएं पूछी जा रही है। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं ऑप्शन ए, रोम की जानकारी आसानी से अपडेट की जा सकती है। तो रोम हमने पढ़ा था, यह क्या है, प्राइमरी मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी। तो ये एक प्राइमरी मेमोरी है। तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग यह गलत होगा कि रोम की जानकारी आसानी से अपडेट की जा सकती है, ऐसा नहीं है। रोम में हमने कई प्रकार के रोम देखे थे, रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। तो ऐसा नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, रोम में डेटा नॉन वोलेटाइल है। इसका मतलब अर्थात यह विद्युत शक्ति के बिना भी बना रहता है। मतलब कि अगर हम लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और कोई किसी फाइल पे हम लोग काम कर रहे हैं, और अगर कंप्यूटर, मतलब लाइट जाने का, विद्युत शक्ति यहाँ कहने का मतलब कि अगर लाइट अचानक से चला गया और हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो गया, ऑफ हो गया, तो उस वक्त वह डेटा जो है वह खो जाता है। तो वो जब खो जाता है तो यानी कि वह वोलेटाइल हुआ, जैसे कि रैम। लेकिन रोम में ऐसा नहीं है, रोम एक नॉन वोलेटाइल है। हालांकि है ये प्राइमरी मेमोरी, लेकिन ये नॉन वोलेटाइल है। मतलब इसमें जो डेटा सेव रहता है वह खोता नहीं है अगर आपका कंप्यूटर अचानक से बंद हो गया। तो इसीलिए ये ऑप्शन बी जो है राइट होगा। अब आगे बचे ऑप्शन को भी हम लोग देख लेते हैं।
रोम बहुत बड़ी मात्रा में सस्ता डेटा संग्रहण प्रदान करता है, ऐसा नहीं है। रोम काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और इसे जल्दी अपडेट नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत है। रोम चिप्स आसानी से कंप्यूटर के विभिन्न ब्रांडों के बीच में स्वैप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। रोम इतना ईजिली से चेंज नहीं होता, इसीलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आप उन प्रोग्रामों को क्या कहते हैं जिनका उपयोग संभावित दोषों और उनके कारणों का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में हमने पढ़ा था किस किस प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी उसके प्रकार होते हैं, एक होता है जनरल सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है कस्टमाइज्ड। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ऐसे प्रोग्राम को या फिर सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या कहते हैं जिनका उपयोग किया जाता है कंप्यूटर में या किसी कंप्यूटर के किसी प्रोग्राम में संभावित दोष यानी किसी तरीके की गलती को निकालने के लिए, और उन गलती को ठीक करने का या फिर उन गलती होने का क्या कारण है, उस प्रोग्राम में क्या दोष है, उसका कारण पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सटेंशन ये नहीं होगा। कुकीज़ हमने इंटरनेट में पढ़ा था, कुकीज़ क्या होता है, यह हमारे ब्राउज़र में एक छोटा सा फाइल होता है जो हमारे ब्राउजिंग हिस्ट्री को यह कैप्चर करता है, सेव करके रखता है। डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर। डायग्नोस्टिक शब्द आपने सुना होगा, यह मेडिकल में इस्तेमाल किया जाता है कि किसी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए। सपोज करिए आपके शरीर में किसी खास अंग में अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें क्या करवाना होता है, या तो एक्सरे करवाते हैं हम लोग, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, एमआरआई सीटी करवाते हैं। तो उससे क्या होता है, वह हमारा शरीर जो है डायग्नोस हो रहा है, मतलब कि उसकी एकदम डिटेल्ड जांच हो रही है। तो ठीक उसी तरीके से अगर हमारे कंप्यूटर में उसके प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में किसी तरीके की कोई गड़बड़ी है तो उससे उस गड़बड़ी को पता लगाने के लिए डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। किन प्रोग्रामिंग भाषाओं को निम्न स्तर की भाषाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं बेसिक, कोबोल और फोर्ट्रन, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। प्रोलॉग, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज है। सी, सी प्लस प्लस, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज है। लेकिन असेंबली लैंग्वेज जो है यह निम्न स्तर की भाषा है, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज हमने अच्छे से कंप्यूटर लैंग्वेजेस वीडियो में हमने देखा था, उस लेक्चर में हमने देखा था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, उसमें बहुत अच्छे से डिटेल मैंने समझाया है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस है? स्टोरेज मतलब कि उसमें हम लोग डेटा का संग्रहण कर सकते हैं। मैग्नेटिक टेप, जी हाँ, ये पुराने ज़माने में इस्तेमाल किया जाता था फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में स्टोरेज के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए। हार्ड डिस्क आज के ज़माने में भी इस्तेमाल होता है। फ्लॉपी डिस्क ये पहले के ज़माने में इस्तेमाल होता था, और प्रैक्टिस सेट 4 में भी मैंने बताया फ्लॉपी डिस्क का क्या साइज़ होता है। तो 1.44 MB ये होता है इसका साइज़। हार्ड डिस्क ये हर साइज़ में आते हैं, कैपेसिटी में, साइज़ कहने का मतलब कि इनकी स्टोरेज क्षमता। तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। ASCII यानी इसे प्रोनाउंस किया जाता है एस्काई का पूर्ण रूप क्या है? एस्काई का फुल फॉर्म यहाँ पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब एस्काई क्या होता है? तो यह कंप्यूटर विज्ञान में उपयोग की जाने वाली एक कैरेक्टर इनकोडिंग योजना है। जैसे कि हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा था कि डेसिमल नंबर है, सपोज करिए अगर 8, तो इसे हमें डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करना होगा। तो अगर आप लोग ये नहीं जानते हैं तो एक बार जाके कंप्यूटर नंबर सिस्टम का वीडियो देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अटैच कर दूंगा, या फिर प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं, अच्छे से मैंने समझाया है। बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, फिर हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ये सब चीज़ मैंने बताया, तो उसे आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। तो एस्काई में क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जैसा कि मैंने बताया इसका फुल फॉर्म होता है, यह जो है कैरेक्टर इनकोडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कैरेक्टर क्या होता है? सपोज करिए ए एक कैरेक्टर है, बी कैरेक्टर है, कोई वर्ड अगर हम लोग लिख रहे हैं, सपोज करिए ये एक वर्ड है, तो इसे हम लोग कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे? तो यही एस्काई कोड के थ्रू ये किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक कौन था? तो यह मैंने कंप्यूटर की पीढ़ी में बहुत अच्छे से समझाया है, हर पीढ़ी में कौन कौन से मुख्य घटक थे। तो हम सभी को पता है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। फिर सेकेंड जनरेशन में भी आपको पता होगा ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट, फिर फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। फोर्ट्रन का फुल फॉर्म क्या है?
तो फोर्ट्रन एक हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज है और इसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रन को वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए डिजाइन किया गया था। फोर्ट्रन का उपयोग पुल और हवाई जहाज संरचनाओं के डिजाइन जैसी परियोजनाओं के लिए किया गया था। इसका उपयोग कारखाने स्वचालन नियंत्रण के लिए किया जाता है। बेसिकली तूफान जल निकासी डिजाइन वैज्ञानिक डेटा के विश्लेषण के लिए फोर्ट्रन का इस्तेमाल होता है। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। EEPROM का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा शब्द पे, यहाँ डबल ई है, सिंगल ई नहीं है। EEPROM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी कि प्राइमरी मेमोरी में हमने पढ़ा था रैम और रोम। तो रोम भी होते हैं, वह 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सिंगल रोम जिसे पी रोम बोला जाता है, फिर होता है ईपी रोम, फिर होता है डबल ई पी रोम। तो पी रोम मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईई होता है यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो अगर इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल जानना है तो आप लोग हमारे चैनल पे मेमोरी का जो वीडियो है कंप्यूटर मेमोरी का, उसे जाके आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। दूसरी पीढ़ी के यानी कि सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर किसके समय विकसित हुई थी? मतलब ये समय पूछा जा रहा है, समय का जो दौरान था वह पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1956 टू 1965 के दौरान सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था और उसी समय इसका इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद 1965 के बाद फिर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का दौर शुरू हुआ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं। स्विचिंग डिवाइस के रूप में माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए है? मतलब यहाँ बेसिकली क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। तो हम सभी को पता है, जैसे कि हमने कंप्यूटर की पीढ़ी में देखा था, यह 4th जनरेशन कंप्यूटर में इस्तेमाल किया गया था माइक्रो प्रोसेसर। अभी मैंने लास्ट स्लाइड में मैंने बताया कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट, 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर और 5th जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं। पर्सनल कंप्यूटर जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, मुख्य सर्किट बोर्ड पर लगे कई चिप्स का उपयोग करते हैं। ऐसे बोर्डों का सामान्य नाम क्या है? तो हमारे घरों में जो कंप्यूटर इस्तेमाल करता है उसमें हम लोग देखते हैं एक मॉनिटर होता है और एक CPU कैबिनेट होता है। तो कैबिनेट कुछ इस प्रकार का होता है, उसमें पावर बटन होता है, हम लोग ऑन करते हैं। तो जब उस कैबिनेट को हम लोग खोलते हैं तो उसके अंदर एक सर्किट बोर्ड होता है जिसमें कई सारे स्लॉट्स रहते हैं, जिसमें इथरनेट कार्ड लगता है, रैम लगता है, रोम लगा हुआ रहता है। फिर हम लोग उस पर CPU अटैच करते हैं जिसे प्रोसेसर हम लोग बोलते हैं। तो उस सर्किट बोर्ड का नाम क्या है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखा जाए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मदरबोर्ड। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो पूरे प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहा जाता है? यहाँ देखिए कई लोग कंफ्यूज करेंगे, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। यहाँ पूछा जा रहा है कि एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो पूरे प्रोग्राम को, ऐसा नहीं कि उस प्रोग्राम को बोला जा रहा है लाइन बाय लाइन, पूरे प्रोग्राम को मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है या परिवर्तित करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कंपाइलर। अब यहाँ इंटरप्रेटर है और असेंबलर है, ये भी क्या करता है? प्रोग्राम को मशीन भाषा में ही कन्वर्ट करता है, लेकिन इन सब में कुछ कुछ डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या है? कंपाइलर जो होता है एक बार में पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है। सपोज करिए किसी भी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हाई लेवल लैंग्वेज में, इसे कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि अल्टीमेटली कंप्यूटर समझता तो मशीन लैंग्वेज ही है 0-1। तो इस हाई लेवल को, लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट, जो एक बार में पूरे प्रोग्राम को कर देता है, उसे बोला जाता है कंपाइलर। इंटरप्रेटर क्या होता है? इसी प्रोग्राम को, हाई लेवल लैंग्वेज वाले प्रोग्राम को, वह मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, लेकिन लाइन बाय लाइन, ऐसा नहीं कि पूरे प्रोग्राम को। अगर वह लाइन बाय लाइन कन्वर्ट कर रहा है तो उसे बोला जाता है इंटरप्रेटर। और असेंबलर क्या होता है? जो प्रोग्राम असेंबली भाषा में लिखा गया है, यह भी एक लो लेवल लैंग्वेज था। तो असेंबली लैंग्वेज हम लोग जानते हैं, उसमें निमोनिक्स कोड का इस्तेमाल किया गया था। तो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को अगर वह मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है तो उसे बोला जाता है असेंबलर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम में वह दोष जो इसे सही ढंग से कार्य करने से रोकता है, उसे क्या बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बग। बग
क्या होता है, प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल किया जाता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। अगर कोई प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम सही ढंग से काम नहीं कर रहा है तो उसे हम लोग पता लगाने के लिए हम लोग बोलते हैं ना कि एरर, उस प्रोग्राम में क्या एरर है। तो एरर नहीं है एक्चुअली, उसको बोला जाता है, उसे बोला जाता है बग। बग मतलब कि किसी तरीके का वह दोष जो उस प्रोग्राम को ठीक तरीके से काम नहीं करने दे रहा। तो लास्ट स्लाइड में हमने देखा था, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में, कि हमने ऐसा सॉफ्टवेयर कौन सा है जो बग को पहचानता है, तो उसे बोला जाता है डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर। तो डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर उस बग को पहचानता है जो उस प्रोग्राम को सही से नहीं चलने दे रहा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अवांछित दोहराए जाने वाले संदेश जैसे कि अवांछित बल्क ईमेल को हम लोग क्या बोलते हैं? तो यह मैंने कंप्यूटर नेटवर्क में बहुत अच्छे से समझाया था, साइबर सिक्योरिटी में। इसे बोला जाता है स्पैम। तो स्पैम किसी भी प्रकार का अवांछित यानी कि अनवांटेड डिजिटल संचार है जो थोक में भेजा जाता है। तो हमारे पास, हमारे मैसेज बॉक्स में भी आता है, हमारे पास ईमेल के जरिए भी आता है। तो अक्सर स्पैम ईमेल के माध्यम से भेजा जाता है, लेकिन इसे टेक्स्ट मैसेज यानी कि हमारे फ़ोन में जो मैसेज आता है, या फिर फ़ोन कॉल भी, कस्टमर केयर के कई बार फ़ोन कॉल जो हमारे पास आते हैं उसे भी स्पैम ही बोला जाता है, या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से भी वितरित किया जाता है। तो आज के ज़माने में बहुत सारी चीज़ जो है सोशल मीडिया को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो स्पैम वही चीज़ हुआ। ये अनवांटेड बार बार दोहराए जाने वाला संदेश या फिर किसी तरीके का मैसेज जो होता है वही कहलाता है। अब क्वेश्चन में 18 है, एक स्व प्रतिकृति मतलब कि सेल्फ रेप्लिकेशन प्रोग्राम एक वायरस के समान है जिसे 1970 के दशक में विज्ञान कथा उपन्यास से लिया गया था। तो इसका नाम क्या है बेसिकली पूछा जा रहा है। तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा शब्दों पे। यह स्व प्रतिकृति यानी कि सेल्फ रेप्लिकेट, खुद ब खुद ये अपना डुप्लीकेट बनाता है, और यह वायरस की तरह ही है, लेकिन यह वायरस नहीं है। इसे किस नाम से बोला जाता है? तो यह है वर्म। वर्म हमने पढ़ा था। वायरस को यह सेल्फ रेप्लिकेट नहीं होता है, मतलब खुद ब खुद यह डुप्लीकेट नहीं होता है। यह डुप्लीकेट कैसे होता है? वायरस की मैं बात कर रहा हूँ। अगर कोई फाइल संक्रमित है वायरस से और उस पे जब हम लोग डबल क्लिक करते हैं या फिर उस फाइल को हम लोग ओपन करते हैं, तब वो वायरस जो है वह डुप्लीकेट बन जाता है। लेकिन वॉर्म जो है वह ऐसा नहीं है, उसे हमारी ट्रिगरिंग की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब कि हमारे किसी भी तरीके का गतिविधि की ज़रूरत नहीं होती है। वॉर्म खुद ब खुद अपने आप को डुप्लीकेट बनाते जाता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं। डीओएस या फिर डॉस का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डॉस जो है, एमएस डॉस, इसका पूरा नाम है एमएस डॉस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। किस प्रकार का? CUI यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। अब चलिए इस प्रैक्टिस सेट 5 सीरीज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, IBM का पूर्ण रूप क्या है? तो हम सभी को पता है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो चलिए यहाँ हमने कंप्लीट किया प्रैक्टिस सेट 5 के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ जिसकी एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं, और यह किसी न किसी एग्जाम का पार्ट रह चुके हैं। तो अब बहुत जल्दी यानी कि कल के दिन में ही प्रैक्टिस सेट 6 में लाऊंगा। आप लोग चैनल के साथ बने रहिए और इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। यह टेलीग्राम का QR कोड है और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी अटैच कर दूंगा। सो थैंक यू।